हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। आज हैं 24 ऑफ जैन 2023 और इसी के साथ फिर जो है हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए हमने अवेंजर बैच लॉन्च कर दिया है। आप इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे आप डेमो क्लास देख सकते हैं और फिर अगर आपको वो डेमो क्लास अच्छी लगती है तो आप हमें इनरोल कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे कांटेक्ट करके आप इन कोर्सेज़ की डिटेल जो है हमारी टीम से ले सकते हैं। देखिए पहली आज की जो न्यूज़ है ना वो है कि मैरी कॉम लेड पैनल टू प्रोब रेसलर चार्जेस। तो अभी कुछ दिन से आप ये देख रहे थे कि हमारे देश के जो रेसलर्स हैं, टॉप रेसलर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी के चलते हुए फाइनली जो है सरकार ने फिर उनकी बात सुनी थी। अब यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है जो मैरी कॉम जी के द्वारा लीड करी जाएगी और इसके बाद जो है रेसलर्स के द्वारा जो भी एलिगेशंस लगाए गए थे वो सारे यहाँ पे देखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 21 अंडमान आइलैंड्स नेम आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज़। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 21 के आसपास ना अंडमान के आइलैंड थे जो कि बेनाम थे और इन बेनाम आइलैंड्स को जो है अभी हमारे देश के 21 परमवीर चक्र जो अवार्ड्स जिनको मिले हुए हैं, जो हमारे सैन्य बलों से हमारे सोल्जर्स रहे हुए हैं, उनके नाम पे इन 21 आइलैंड को किया गया है। ठीक है, शॉर्ट न्यूज़ है, ऐसा कुछ डिटेल में जाने वाला नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है रिलीजियस टेक्स्ट टू बी टॉट इन एमपी गवर्नमेंट स्कूल। तो मध्य प्रदेश के खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे कि भगवत गीता, महाभारत, रामायण, वैसे महाभारत रामायण तो पहले भी चलती थी। सीबीएसई का सिलेबस अगर आप देखें तो 6th 7th 8th में, मतलब मैंने तो सीबीएसई से ही किया है, तो हमारे टाइम पे देयर वाज अ बुक रामायण की, एक 7th में थी, 8th में महाभारत की थी, उस तरीके से था हिंदी के अंदर। तो ये अभी यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा है, इसमें भगवत गीता को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है। आसाम टू बुक मैन मैरिंग गर्ल्स बिलो 14 ईयर्स अंडर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के बारे में अभी हमने 2 से 3 दिन पहले 20 जनवरी को डिटेल में डिस्कस किया है। आप इस सेशन को जाके जो है पॉक्सो एक्ट क्या है पूरी इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं, या अगर आपको आता है तो जो आपने नोट्स बनाए थे वहाँ से एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। तो पहले तो जान लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, पूरा बेसिक से, फिर हम आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, कंटेक्स्ट के ऊपर। तो देखो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, सिंपल सा मैं आपको अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो लोकसभा के इलेक्शन जो मोदी जी वाले इलेक्शन होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर वाले इलेक्शन होते हैं जैसे कि योगी जी वाले, शिवराज सिंह जी चौहान वाले, अशोक गहलोत जी वाले, ये दोनों इलेक्शन जो है ना साथ करा दिए जाएं, तो ये आपकी क्या कहती है, वन नेशन वन इलेक्शन। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम पूरी एक एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखो हम क्या देखते हैं कि यार अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद यूपी में इलेक्शन आ गए थे, तो फिर बीजेपी की सरकार जो है पहले तो लोकसभा का प्रचार करती है, फिर वो यूपी में आके यूपी के इलेक्शन का प्रचार करती है। ऐसे ही आप कांग्रेस को ले लो, पहले वो लोकसभा का प्रचार करते हैं, फिर जहाँ उनके स्टेट में इलेक्शंस आने वाले होते हैं फिर ये उस स्टेट में जाके प्रचार करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, इससे देखो ये कहा जाता है कि यार ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका आधा दिमाग जो है ना वो इन्हीं सब में एनर्जी जो है वो प्रचार प्रसार और स्टेट जीतने में, लोकसभा जीतने में लगा रहता है, तो ये काम करने में इससे इम्पैक्ट आता है। दूसरा देखो क्या होता है, आप इलेक्शन कमीशन की भी बात समझो। इलेक्शन कमीशन को देखो स्टेट के इलेक्शन अलग कराने पड़ रहे हैं, ठीक है, और लोकसभा के इलेक्शन अलग कराने पड़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन के भी तो एफर्ट, एनर्जी, पैसा, रिसोर्सेज 2-2 बार खर्च हो रहे हैं। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि एक साथ कराओगे तो ये इस तरीके से परेशान होने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो मतलब ये दोनों चीज़ों से बचा जा सकता है। अब थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए लोकसभा के इलेक्शन जो है 5 साल के गैप में होते हैं और ऐसे स्टेट के होते हैं। अगर इलेक्शन साइकिल सही कर दी जाएगी तो ये सारे के सारे साथ होंगे। आप जब वोट डालने जाओगे तो उसी समय आपको लोकसभा का भी वोट देना होगा और उस समय आप जिस भी स्टेट में होगे उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए भी आपको वोट देना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का भी वोट आपको देना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि भारत में ये पहली बार करने की बात हुई है यार। 1952, 1957, 1962 एंड 1967 में ये ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन फिर क्या हुआ, काफ़ी सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज को 1968 से 69 में डिसॉल्व किया गया था। तो इस वजह से फिर जो है ना ये कंटिन्यूएशन टूट गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने 1983 में फिर कहा था कि अरे साइमल्टेनियस जो पोल्स होते हैं ना इनको वापस लाओ, लेकिन फिर वो बात जो है ना ठंडे बस्ते में चली गई। लॉ कमीशन ने जो है 1999 में ये बात रिकमेंड करी थी, पर कोई सुनने वाला था नहीं। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई पूर्ण बहुमत के साथ, तो इन्होंने काफ़ी इसको पिच किया। 2018 में लॉ कमीशन से इन्होंने कहा कि बताओ भाई कैसे क्या होगा। तो लॉ कमीशन ने भी कहा कि हाँ हो तो जाएगा, लेकिन काफ़ी सारी मेहनत लगेगी। मेहनत जैसे कि simultaneous election can only be held through appropriate amendments to the constitution. The commission further opined that at least 50% of the state must ratify the constitutional amendment. ठीक है, अब देखिए आज की कुछ न्यूज़ फॉरेन पेज की देख लेते हैं। तो बीसीसीआई सेट टू गेट रिचर विथ इट्स वुमेन आईपीएल बिड। तो महिलाओं का भी आईपीएल होने वाला है, तो उसकी यहाँ पे न्यूज़ है। Spotify announces layoff, joins Microsoft, Meta and Amazon. पाकिस्तान देखो इकोनॉमिकली तो भैया बिल्कुल हालत ख़राब है, और वहाँ की सरकार जो है ना लग्जरी कार्स को इंपोर्ट कर रही है, वो भी किस में, फॉरेन डॉलर्स में ना यार, फॉरेन करेंसी में तो खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अब ये अगर खरीद रहे हैं तो इनका तो वैसे ही फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा था और ही कम हो रहा होगा। तो वहाँ की जो आर्मी है ऐसा है, इन लोगों के शौक में कमी नहीं आ रही है, लेकिन देश की हालत ख़राब है। एक आंकड़ा आया है कि 1,80,000 रशियन सोल्जर्स आर डेड और वुंडेड इन यूक्रेन। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको याद होगा मैंने आपसे एक बात कही थी कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ना कभी डिटेल में आर्टिकल आएगा तो हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर वैसे तो पॉलिटी में आप लोग जब पढ़ते हो या कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता होगा, लेकिन करंट अफेयर में आजकल बेसिक स्ट्रक्चर बहुत चल रहा है। और सारी चीज़ें ना, जैसे आप जो भी न्यूज़ सुनते हो या कुछ भी खबर पढ़ते हो तो उसमें यही बोला जाता है कि यार ये बेसिक स्ट्रक्चर को क्वेश्चन में लाया जाता है। तो आज के सेशन में ना मैंने बेसिक स्ट्रक्चर को अटैच कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को यहाँ पे। ये मैंने कुछ समय पहले क्लास में लिया था, तो वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। वो डिटेल से आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ना वो कवर करेगा कि कैसे आया, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, प्लस इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, एंड सेशन कंप्लीट होने के बाद ओके डन सर लिखना कमेंट में मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज के सेशन में हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि घर होता है, तो घर में हमने नींव देखा है कि बहुत स्ट्रांग बनाने की बात करते हैं कि अगर नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो पूरा घर इस तरीके से ढह जाएगा। तो देखने में यह आता है कि अगर आप घर का जो नींव है वो स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो आपका घर जल्द से डैमेज हो सकता है, भूकंप में गिर सकता है। सेम गोज विद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली है क्या, ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है। अगर ये हिलेगी तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक मोटिव था वो हार्म हो सकता है। देखिए हमारे देश में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके 1 साल के अंदर पहली बार फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये क्वेश्चन सामने आ गया। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था तब ये चीज रखी गई थी कि जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगले ही साल 1951 में पहली बार शंकरी प्रसाद केस के अंदर फंडामेंटल राइट जो उस समय प्रॉपर्टी को लेके था वो क्वेश्चन में आ गया। इसके बाद मामला क्या था, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 13 और एक है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन जो यहाँ पे क्वेश्चन में था एक है आर्टिकल 368। ठीक है, दोनों में ही आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ जो है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक चीज है उसको अमेंड करने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर। और आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट की पावर देता है। इस केस के अंदर मामला यह आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था 1951 में, जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था जो उस समय था, क्या ऐसे मुद्दों के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सरकार का एक इस पे पहलू था उसको एक्सेप्ट किया और ये माना कि भैया जो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की बात करी गई है ना उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 368 से अमेंड किए जा रहे हैं
वो चीज इस ऑर्डिनरी लॉ वाले इसमें नहीं आती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही तो इंटरफेयर कर पाएगा, क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है, कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी लॉ या लॉ जो डाला जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफेयर, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामलों में सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। ये चीज यहां पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली। बट कुछ सालों बाद सुप्रीम कोर्ट का जो है वो हृदय परिवर्तन हुआ। देखिए जो कुछ केसेस हैं ये आप पढ़ सकते हैं, बट हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस तरीके से सामने आई ना, हम उनको यहाँ पे लेके पढ़ रहे हैं। गोलकनाथ केस के अंदर 17th अमेंडमेंट के अंदर एक चीज आई थी कि भैया कोई भी ऐसा लॉ जो 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाएगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, कोई भी उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और उसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में अपना हृदय परिवर्तन किया और जो उनका वर्डिक्ट था शंकरी प्रसाद केस में, उसके अगेंस्ट में जाके बोला कि भैया आप जो है इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते हो, और कोई भी आप जो अमेंडमेंट लाओगे 368 के अंदर, वो आर्टिकल 13 के अंदर जो ऑर्डिनरी लॉ है वो भी उसी कैटेगरी में आएगा। तो कहने का मतलब ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब 368 के अंदर लाने की बात करी गई थी, वो भी आपका 13 का जो प्रोविजन है आर्टिकल का उसके अंदर आएगा। यहां पे इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो कहां चुप रहने वाली थी, और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 हमारी पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया। इसके अंदर पार्लियामेंट ने यह कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट के पास अब ना कोई पावर नहीं है, अगर कोई लॉ 368 के अंदर पार्लियामेंट बना रही है या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रही है और किसी भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आ रही है, तो पार्लियामेंट के इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, और आर्टिकल 13 में जो ये लॉ वाला जो संज्ञा है ना, ये नहीं दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। इस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो 1973 का केस है, आपको पता है बहुत बड़ा ये समय तक ये केस चला था, और आज भी हमारे देश की 1973 से लेकर आज आप सोच लीजिए 2021 में आ गए हैं, और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो इस केस से इजाद हुई थी, और आज तक सुप्रीम कोर्ट के पास ये बहुत अच्छा टूल की तरह यूज हो रहा है अगेंस्ट द बहुत जो आप कह सकते हो कि अनलिमिटेड पावर जो गवर्नमेंट को मिल जाती थी उसके अगेंस्ट में। तो ये बहुत ही एक अच्छा वर्डिक्ट था। तो केशवानंदा भारती केस जो है ना, वो आपका जो 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके चलते हुए इसमें ये मामला आया केशवानंदा भारती केस के अंदर। और केशवानंदा भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाना चाहती है लाए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी करना चाहती है करे, फंडामेंटल राइट्स को खत्म करना चाहती है करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को पहले तो बहुत खुश खुश के शब्द बोले, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली कि भैया तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो अमेंडमेंट लाना है लाओ, लेकिन लास्ट में एक लेकिन क्लॉज लगा दिया और कहा कि आप जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया था, आप उसका जो एक मौलिक चीज जो वो बताना चाहते थे उस कॉन्स्टिट्यूशन से, आप उसको नहीं बदल सकते हो, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है? तो गाइस बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेशन नहीं है। आज 2021 में आ चुके हो आप, और ये केशवानंदा भारती केस से ये क्लॉज आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। ये एक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप डिफाइन कर दो या कुछ ऐसे कर दो, ये कॉन्सेप्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर इज अ कॉन्सेप्ट जिसको आपको क्लैरिटी से अपने दिमाग में रखना है कि ये है क्या। तो इसके बाद देखिए मामला था केशवानंदा भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक मटका जैसे बनाने वाले को देखा है आपने, कैसे बनाता है वो मटका बनाने वाला जो है हाथ एक सपोर्ट हाथ नीचे रखता है और ऊपर थपकी मारता है मटका बनाते समय। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही किया, नीचे हाथ रखा, कहा कि भैया आपको जो अमेंडमेंट लाना है लाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऊपर से एक थपकी मार दी कि लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते हो। भाई पूरा गवर्नमेंट जो है वो परेशान हो गया, उनके दिमाग में ये आया कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, किस मामले से बेसिक स्ट्रक्चर निकल रहा है, क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर होती है, क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो इस तरीके की टेंशन जो है वो देखने को मिलने लगी। बट उस समय इंदिरा गांधी जी शासन में थी, और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी का जो नेचर था, वो स्वभाव था, काफी ज्यादा एग्रेसिव था, और उन्होंने जो है यहाँ पे इस चीज को लेते हुए तुरंत एक अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट के अंदर वो एक अमेंडमेंट लेके आती हैं अगेंस्ट द केशवानंदा भारती का जजमेंट, जिसका नाम था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है,
42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो आया ये आता है और इसमें यहां पे ये देखने को मिलता है, पार्लियामेंट कहती है कि कोई भी इस तरीके का अमेंडमेंट जो हम करते हैं, हम कुछ भी करें, हम 368 के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं जा सकता है. Again, the Parliament enacted this judicially involved doctrine of basic structure by enacting 42nd Amendment Act of 1976. This act amends Article 368 and declare that there is no limitation on the constituent power of Parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground, including that of contravention of any fundamental right. तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने जो है वो इस तरीके की डिसीजन यहाँ पे लिया और जिसके बाद देखने को क्या मिला, देखने को यह मिला कि भैया फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फिर एक टसल देखने को मिली. और क्या देखने को मिला, और फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अलग वर्डिक्ट के साथ मिनर्वा मिल केस में आता है. बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी बताना चाहता हूं, जो कि बात आई है तो मेरा मन हो रहा है कि बता देता हूं. ये आपको किताबों में नहीं मिलता है. देखो, केशवानंद भारती केस में जब ये वर्डिक्ट आया था ना, तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में ना एक नियम है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको आपके क्या बना दिया जाता है, उनको आपके जो है चीफ जस्टिस बना दिया जाता है. बट जैसे ही ये वर्डिक्ट आया था उसके बाद एएन रे जो है उस समय सक्सेसर बना दिए गए थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, जबकि उनसे ज्यादा सीनियर 3 जजेस ऑलरेडी मौजूद थे. उन 3 जजेस को आप कह सकते हो कि इग्नोर करते हुए जो 4 सीनियर मोस्ट जज थे उनको यहां पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था, जिसके चलते हुए जो 3 जजेस थे उन्होंने फिर रिजाइन दे दिया था नेक्स्ट डे. तो देखो, एक बात होती है, मतलब हिस्ट्री में आप देखना कि जब भी सच और झूठ की लड़ाई होती है हमेशा सच जीतती है, लेकिन किस कीमत पे जीतती है ये एक बहुत बड़ी बात होती है. और आप ये सोचिए कि उन 3 जजेस ने जो उस समय ये रिजाइन दिया या फिर उनका इस वर्डिक्ट में काफी बड़ा रोल था जिसकी वजह से उनको एक रिपरकशन सहना पड़ा. बट उनके उस आप कह सकते हो सैक्रिफाइस से आज 2021 आ चुका है और बेसिक स्ट्रक्चर ने इतनी बार गवर्नमेंट को अपनी मनमानी करने से रोका है. तो ये वही होता है कि आप किस प्राइस पे चीजों को होती है और किस प्राइस पे चीजें मिलती हैं. तो ये एक बहुत रोचक बात थी इसमें, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. मिनर्वा मिल केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी ना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं छीन सकती. जैसा कि मैंने आपको बताया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर जो है सरकार ये कहती है कि हम कोई भी चीज ऐसा करेंगे, जो हम लॉ बनाते हैं, हम कुछ भी इस तरीके की चीजें करते हैं, तो कोई भी बंदा जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता है उसके अगेंस्ट में. तो फिर मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट जो है वापस से पार्लियामेंट की इस बात को खारिज करते हुए कह देती है कि जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना, इन इटसेल्फ इट्स द बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट एंड यू कैन नॉट अमेंड इट. तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है. फिर एक केस आता है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980. इस केस के अंदर ये कहा जाता है कि देखिए, जब 1973 में केशवानंद भारती जी का केस आया था और उसके बाद जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो जितने भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा किए गए हैं आफ्टर 1973, और अगर वो इस तरीके से कुछ वायलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वो सारे के सारे इसमें स्क्रूटनी में आएंगे और वो सारे के सारे खारिज किए जा सकते हैं. तो ये वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में देखा गया था. इसका 81 है आई थिंक ईयर, 1980-81 आप कंफर्म कर लेना. मिनर्वा मिल्स के बाद आया था, तो आई थिंक इट इज इन 1981, मे बी 1980 भी हो सकता है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं. तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड आई होप आपको समझ में आया हो. एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहली बार क्वेश्चन में आया, तो कैसे बोलूं, हम इसको चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं. केशवानंद भारती के जगह पे बेसिक स्ट्रक्चर का मामला क्या था. बेसिक स्ट्रक्चर का मामला ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक कॉन्सेप्ट है जो धीरे धीरे सामने आया है. इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से पहली बार 1951 में शंकरी प्रसाद केस के अंदर चीजें हुई थी. फिर हमने देखा कि सेकंड केस गोलकनाथ केस आया था. फिर हमने देखा गोलकनाथ केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का हृदय परिवर्तन हुआ. उन्होंने पहले सरकार का साथ दिया था, लेकिन बाद में कहा कि नहीं भैया, अमेंडमेंट जो है वो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो. फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई पार्लियामेंट 1971 वाला. फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आया, उसमें वापस से पार्लियामेंट के ऊपर जीत हो गई सुप्रीम कोर्ट की. फिर इंदिरा गांधी जी ने पलटी मारी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ले आई, पर मिनर्वा मिल केस में फिर से मामला आपके पक्ष में आ गया, कोर्ट के पक्ष में आ गया, और फिर 1981 वाला हमने देखा ही. इसके अलावा देखिए, अगर आप लोग DU LLB, क्लैट LLM, क्लैट UG इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो आप हमारे चैनल पे इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है, दोनों में से जो करना चाहें। डेस्कटॉप से वेबसाइट विजिट होगी, जो एंड्रॉइड यूज करते हैं वो डिस्क्रिप्शन से जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे स्टोर सेक्शन से आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब देखो, ये सब चीजें तो हो गई, आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा ना कि सर बेसिक स्ट्रक्चर अब है क्या। तो देखो, सरकार बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट्स के अंदर काफी सारी चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में डाला है, और आप इनको सिंपल गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर का, जैसे कि सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, है ना, और आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, फ्यूचर में और भी ऐड होंगी। बेसिक स्ट्रक्चर पे देखो, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि जो भैया ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप कुछ भी आंसर लगा सकते हो समझ के। एक चीज और, अगर आपको कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर कि भैया क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ भी मतलब ए से लेकर जेड तक कुछ भी अमेंड करने का, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा हाँ है। और बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ही नहीं है तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, लेकिन पार्लियामेंट तो अपना लॉ अमेंड कर सकती है। तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।